मेले में जब एक माँ से एक 5 साल का बेटा भगदड़ के बीच में आ जाता है, उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने धर्मा स्टोरी चैनल में। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमें कमेंट लिखते हैं, वीडियो के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा, उन सभी को धन्यवाद बोला जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियोस को लाइक जरूर किया करें जब आपको कहानी पसंद आए। तो अगर पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा में एक बस्ती जगह होती है जहां से 3 महिलाएं प्लान बनाती हैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए। क्योंकि कुंभ का मेला चल रहा है, सभी पुण्य कमाना चाहते हैं, सभी वहां पर जाकर अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं। वैसे ही वो 3 महिलाएं जो घरों में रहती थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो चाहती हैं कि वो भी कुंभ में जाएं। उनके पति जो कि बाहर काम किया करते थे, तभी वो प्लान बनाती हैं और अपने अपने पतियों को कॉल करती हैं कि हमें कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाना है। तो पति भी कह देते हैं बहुत अच्छी बात है, जाओ, बिल्कुल जाओ। और मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त था स्नान का, वो आने वाला था। अब वो उसी मुहूर्त पर स्नान के लिए तैयारी करती हैं। और जिनमें एक लड़की, एक महिला जिसका नाम होता है लक्ष्मी, जिसका एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है सूरज, और एक उसी की देवरानी होती है जिसका नाम है ममता, और एक उसी की पड़ोसन जिनका नाम है बिंदु। अब ये तीनों महिलाएं बस पकड़ती हैं और बस से प्रयागराज आने की तैयारी करती हैं। बस में बैठती हैं और प्रयागराज आ जाती हैं। करीबन 200-250 किलोमीटर की दूरी वहां पर पड़ती है और वहां पर वो प्रयागराज आती हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि संगम में स्नान करना बहुत अच्छा रहेगा। तो वो सबसे पहले जाकर संगम के ही रास्ते में, जहां से थोड़ी ही दूर पर संगम था, वहीं जाकर ठहर जाती हैं। मेले की चकाचौंध को देखती हैं। चारों तरफ बहुत अच्छी वाइब्स उनको आती हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी मनाती हैं, बहुत बातें करती हैं आपस में। अब वहीं पर वो लेट जाती हैं। वो दोपहर को पहुंचती हैं और शाम को लेट जाती हैं। रात को 12 बजे उनको स्नान करना था। अब वहां पर जब सोई हुई थी, तभी रात के करीबन 12 बजे कोई व्यक्ति कहता है कि साधु बाबा, लोग बताते हैं कि नागा साधु आ रहे हैं। और नागा साधु जहां से निकलते हैं, वहां से वो सीधे चलते हुए चले जाते हैं। उनके हाथों में जो भी उनके शस्त्र होते हैं, उन्हीं से लोगों में रास्ते में वो चीज को मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अब जब लोगों को ये बात पता चलती है कि नागा साधु आ रहे हैं, तो लोगों में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में सभी लोग इधर उधर भागते हैं। अब ये परिवार था, ये जो एक साथ लोग गए थे, इसमें जो ममता होती है वो अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा सूरज अपनी चाची ममता का हाथ पकड़ लेता है। ना ही तो सूरज को पता था मैंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो सोचता है कि मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। और इधर ममता ने भी सूरज का हाथ बहुत कस के पकड़ा था, वो भी नहीं चाहती थी कि सूरज कहीं बिछड़ जाए। इधर बिंदु भी और वो सभी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ आती है, भीड़ का बहुत जोर आता है, तो उनमें से जो ममता है वो गिर जाती है। उसी के हाथ में उसका भतीजा जो सूरज है वो भी होता है, वो भी भीड़ के साथ गिर जाता है। इधर जो लक्ष्मी है वो उनसे बिछड़ जाती है, वो दूर चली जाती है, और बिंदु भी वहीं पर भीड़ में उछल जाती है। अब जो लक्ष्मी है वो दूर जा चुकी थी भीड़ से, और अब वो दिशा भूल जाती है कि उसे किस तरफ जाना है, किधर साइड उसे जाना है, किधर उसका परिवार है, उसके बच्चा और उसकी बहन है, उसकी देवरानी है, उसकी पड़ोसन है, वो सब कुछ भूल जाती है। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अब ना उसके पास कोई नंबर था जिस पर वो कॉल कराए, और पुलिस वालों से भी वो डरती थी। पुलिस वालों से भी वो बात नहीं करती है, बस चले जाती है और वो मेले की विपरीत दिशा में चली जाती है। अब वहां से वो सबको ढूंढती ढूंढती अब एक जगह बैठ जाती है और बस सोचती है कि पुलिस वालों से कहूं मेरा बेटा और मेरी देवरानी और मेरी पड़ोसन कहाँ होंगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं बंधा पाती है। अब काफी देर हो जाती है, करीबन आधे 1 घंटे बाद जब सारी भगदड़ शांत हो जाती है, इधर वो भी ये सोचती है कि हो सकता है भगदड़ से
वो लोग घर चले गए हों, मुझे घर मिलेंगे। और अब वो बस स्टैंड की तरफ जाने लगती है। थोड़े बहुत उसके पास पैसे होते हैं तो वो बस स्टैंड एक रिक्शा लेकर पहुंचती है। बस स्टैंड जाती है तो वहां पर एक कंडक्टर जो होता है वो इटावा इटावा का आवाज लगा रहा था। तो अब उसे ऐसा लगता है कि ये बस इटावा जा रही है, तो वो उस बस में चढ़ जाती है। उसमें चढ़ने के बाद वो बैठ जाती है, वो बस चलती है और वो बस अब इटावा के विपरीत दिशा में जाने लगती है। दरअसल वो बस इटावा से आई थी और दूसरी जगह जा रही थी। अब वो बस विपरीत दिशा में जाती है तो वो उसी में बैठी रहती है। वो डर की वजह से किसी से बात भी नहीं करती है। और जब वो बस पहुंच जाती है जहां उसे जाना था तो वो उससे उतरती है, तो वो देखती है कि ये तो इटावा नहीं है, क्योंकि वो इटावा से कई बार इधर उधर जा चुकी थी। तो उसे पहचानने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक व्यक्ति जो छोटी सी अपनी दुकान चला रहा था चाय की, जिसका नाम होता है जयराम, वो उससे जाकर पूछती है कि भैया, यहाँ से मुझे बस्ती की बस पकड़नी है। तभी वो कहता है कि बस्ती बस्ती तो बहुत दूर पड़ती है। बस्ती? कौन सी बस्ती की आप बात कर रही हो? तभी वो बताती है कि ये इटावा है ना। तभी वो कहता है कि अरे, ये तो आप गलत आ गई, ये इटावा नहीं है। इटावा तो यहाँ से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है। जब वो ऐसा कहता है तो अब और भी बदहवास हो जाती है। लक्ष्मी को नहीं पता रहता उसे क्या करना चाहिए। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो जोर जोर से रोती है तो जयराम उसे एक कप चाय पिलाता है और उसे शांत करता है और पूछता है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अब बस आएगी, मैं तुम्हें इटावा की बस में भेज दूंगा। तभी वो सारा वाक्यांश बताती है। वो बताती है कि मेरा बेटा कुंभ के मेले में जो भगदड़ हुई है, इसमें मुझसे बिछड़ गया। मेरी देवरानी भी है, मेरी पड़ोसन भी है, पता नहीं वो घर कब पहुंचे होंगे। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? वो ऐसे विलाप करती है तो जयराम तभी अपनी दुकान बंद करता है और उस महिला लक्ष्मी को लेकर अपने घर जाता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा इटावा, तुम चिंता मत करो। अपनी पत्नी को जाकर वो सारी बात बताता है और उनसे कहता है कि तुम इसके लिए खाना बनाओ और मुझे अभी इटावा की बस पकड़नी है। अब वो खाना बनाती है, उसे खाना खिलाता है और खुद भी खा पी कर कुछ पैसे लेकर अब उसे बस में बिठाकर इटावा के लिए चल देता है। शाम का वक्त हो जाता है और अब उसे वो इटावा लेकर पहुंच जाता है। जब इटावा पहुंचता है तो वहां पर लोग उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं, क्योंकि वीडियोस काफी लोगों ने देखी थी। सभी जगह हड़कंप मच जाता है कि प्रयागराज में भगदड़ मची है। तो वो पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं कि यहाँ से भी 3 महिलाएं गई हैं, पता नहीं सुरक्षित होंगी या नहीं। लेकिन अब उनमें से लक्ष्मी पहुंच चुकी थी। अब लक्ष्मी जब पूछती है कि मेरा बेटा सूरज और ममता और बिंदु आई या नहीं आई, जब सभी मना कर देते हैं तो अब वो और जोर जोर से रोने लगती है। वो कहने लगती है कि वहां पर ऐसी भगदड़ मची, मुझे नहीं पता चला मुझे किधर जाना था और मुझे वो लोग कहीं भी नहीं मिलते हैं और मैं किसी का नंबर भी नहीं जानती थी जो मैं किसी को कॉल कराऊं। और मैं जैसे तैसे इन भैया जयराम की वजह से यहाँ पर पहुंची हूँ। अब सभी लोग जयराम का धन्यवाद करते हैं। ममता का पति भी आ जाता है, शाम को उसे कॉल कर दिया जाता है, वो भी अपने काम से घर आ जाता है और सुबह हो जाती है। और अब 2-3 गाड़ियां तैयार की जाती हैं उस मोहल्ले में से, बस्ती में से, और अब प्रयागराज जाने की तैयारी की जाती है। इस प्रोसेस में 2 दिन हो जाते हैं। जब वो सभी लोग तैयारी हो रहे थे तभी वहां पर वो तीनों लोग आ जाते हैं। जब उन तीनों की हालत सब देखते हैं तो सब समझ जाते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। वो उन्हें देखकर सभी उनकी तरफ बढ़ते हैं और सभी की आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। और सब पूछते हैं क्या हुआ, तुम सबको ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई? तभी उनमें से ममता सब कुछ ममता बताती है, लक्ष्मी तुम ठीक हो? तो लक्ष्मी कहती है मैं तो ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है। वो अपने बेटे को गले लगाती है और पूछती है क्या हुआ था, कैसे कैसे बचे? मैं तो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाई, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा और मेरे साथ ये सब हुआ। मैं पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ में ही नहीं आया मुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है। क्योंकि ममता पढ़ी लिखी थी, उसके पास उनका आधार कार्ड भी था और सब कुछ डिटेल्स थी। तो वो बताती हैं कि जब तुम हमसे बिछड़ गई तो सूरज का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था और जैसे ही ज्यादा भीड़ आती है तो सूरज मेरे हाथ से छूट जाता है। और जब सूरज हाथ से छूटा तो मैंने बहुत चीखा चिल्लाया, सूरज नीचे आ गया है लोगों के, हटो रुको, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। थोड़ी देर में भगदड़ शांत होती है तो मुझे सूरज जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। सूरज के सर से खून बह रहा था और मैं सूरज को देखकर अब बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता। तभी बिंदु बताती है कि जब
मैंने देखा कि ये दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं। मुझे होश था, मैं बच गई थी, मुझे कुछ चोटें आई थी और मैं फिर इन दोनों को उठाती हूँ और इसको होश में करती हूँ और फिर इनको वहां के जो पुलिसकर्मी थे उनसे बात करती हूँ। पुलिसकर्मी जो वहां के थे वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, हम तीनों को हॉस्पिटल में पहुंचाया और वहां पर डॉक्टर ने 2 दिनों तक हमारा उपचार किया। अब हम सब बिल्कुल ठीक थे, तो अब उन्होंने हमें डिस्चार्ज दे दिया और तब हम यहाँ पर आए हैं। हमने वहां पर तुम्हारे बारे में भी पता करने की कोशिश की थी, तो पुलिस वाले सारा रिकॉर्ड देखते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई क्षति में उनका नाम नहीं है, तो आप चिंता मत करो, हो सकता है कि वो गांव पहुंच गई हों। और इसी वजह से हम लोग अब यहाँ पर आए हैं। अब ये सब देखकर सभी गांव वाले, सभी परिवार वाले देखकर भगवान का शुक्र मनाते हैं और कहते हैं कि ये सब सही सलामत घर पर आ गए, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। सारे गांव में जहां पर मातम सा छा गया था, वो सब खुशी मनाने लगते हैं। गांव के 4 लोग, 1 बच्चा, 3 महिलाएं सही सलामत घर पर पहुंचा दी जाती हैं। वहां के प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा उनके द्वारा काम किया गया। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं थी, यहाँ पर ये चीज गलत थी, यहाँ पर प्रशासन की गलती थी। ऐसा कुछ नहीं होता। जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, अगर लोग अनुशासन में चले तो ऐसे भगदड़ नहीं होती। लोग पुलिस की बात मानते तो शायद ये नौबत नहीं आती। यही सिलसिला था कि वहां पर भगदड़ मची। लोगों की कुछ बेवकूफी की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी वहां के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से काम किया और सभी जगह जहां पर ये चीजें हुई उन सभी को बहुत अच्छे से संभाल लिया। ये कहानी थी कुंभ के मेले की, जहां पर एक परिवार की भगदड़ में आने के बाद भी वो सेफ सही सलामत घर पर पहुंचे सरकार की वजह से। अगर वहां पर उस वक्त पर एम्बुलेंस नहीं होती, पुलिस वाले नहीं होते मदद के लिए, तो शायद आज वो जीवित नहीं होते, क्योंकि उस बच्चे के सर में चोट लगी थी, आंखें सूजी हुई थी और काफी चोटें उसे आई हुई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी आपकी राय है इस कहानी में वो जरूर लिखिएगा। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आप एजुकेटेड नहीं हो, तो कम से कम किसी का नंबर अपने पास पर्ची में लिखवा कर आप जा सकते हो, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो आप लोग यहाँ पर कॉल करा सको, अपने घर पर कॉल करा सको और अपने आप को सेफ कर सको। अब कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। अब शुरू होता है वक्त उनके लिए जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, हमें अपनी राय देते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सरोजन मोहन जी, जो कि कहते हैं पुनर्जन्म पर हम रिसर्च करते हैं, वाकई में पुनर्जन्म होते हैं। और वो अपनी तरफ से लिखते हैं कि हमने इन सभी चीजों पर, चित्रगुप्त, यमराज, इन सभी पर रिसर्च की है, वाकई में ये सब चीज होती हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहानियां हमारे सामने लोगों के द्वारा बताई गई, तभी हम आपके सामने लेकर आए हैं। सत्यता पर आधारित हैं, वो लोग कहते हैं ये बिल्कुल सत्य हैं, तभी हम आकर लेकर आते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की और लोगों को बताया। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसे ही अपने यूट्यूब परिवार का साथ देते रहिए और हमारे परिवार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी वीडियोस चल रही हैं। अगला नाम आता है पुष्पा श्रीवास्तव जी, जो कहती हैं बहुत अच्छी कहानी लगी आपकी। बहुत अच्छी कहानी तभी लगती है जब दिल से इंसान खुद अच्छा हो तो उसे सबकी बातें अच्छी लगती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कमेंट लिखा और हमें बताया। अगला नाम आता है सुमन लता जी, सुमन लता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट लिखा, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारा साथ देते रहें। अगला नाम आता है कौशल चंद्र सैनी जी, जो कहते हैं पुनर्जन्म होता है। जी बिल्कुल, वाकई में पुनर्जन्म होता है, तभी ये कहानियां हम लेके आए हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट। अगला नाम आता है नेहा सक्सेना जी, जो कि कहती हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा इन कहानियों को सुनकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे हैं तभी आपको अच्छा लगा है, ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सबनम मल्होत्रा जी, जो कहते हैं पुनर्जन्म होता है। जी बिल्कुल, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम ऐसी ही पुनर्जन्म की भी कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। अगला नाम आता है साक्षी जी, जो रोज कमेंट करती हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें।
अगला नाम आता है सीमा जी, कहती हैं आप ये वीडियो को शॉर्ट में भी बता सकती थी। जी बिल्कुल, आप सही कहते हो। ज्यादातर मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पर मैंने शॉर्ट्स में वीडियोस डाली हुई हैं, बहुत शॉर्ट्स में मैं बताती थी। लेकिन जब हम वीडियो को बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत अच्छे से जमता है। अक्सर हम कहानियों को जब शॉर्ट्स में बताते हैं तो लोग कहते हैं कि अधूरी जानकारी है, इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और तब इन वीडियोस को आपके सामने लेकर आते हैं। बट आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल बारीकी से हमें बताया जो आपको इसमें परेशानी लगी। तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही हमें बताते रहें, सचेत करते रहें, पग पग पर आपकी बहुत जरूरत है। त्रिलोकीनाथ जी कहते हैं जो रसूल वाला वीडियो था जिसमें एक 4 साल का बच्चा अपनी 40 साल की पत्नी से कहता है तुम कैसी हो, उसका उन्होंने शॉर्ट वीडियो भी देखी है। वो बहुत चर्चित केस है, वाकई में बहुत चर्चित केस है, और तभी मैं उसकी कहानी लेकर आई थी। उन्होंने देखा है और उन्होंने बताया है पुनर्जन्म होता है। जी बिल्कुल त्रिलोकीनाथ जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही अपनी राय वक्त वक्त पर लिखते रहें। अगला नाम आता है राजवीर जी, कहते हैं बहुत अच्छी न्यूज है, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों का खासा ख्याल रखें, क्योंकि रिश्ते अगर हैं तो हम हैं, अगर रिश्ते नहीं होते तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता।